गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आगे बढ़ाने से पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उस पर मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। लास्ट क्लास में हमने अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चौथे चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो था प्लानिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब लघु उद्योगों के लिए नियोजन। तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि नियोजन क्या होता है, उनके बारे में विचारकों के क्या राय हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के मूल तत्व क्या क्या हैं किसी भी प्लानिंग के। आज हम जो चालू कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व। किसी भी कार्य के लिए जो प्लानिंग है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, किस प्रकार वो अपने प्रेजेंस को शो करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्लानिंग का क्या महत्व है, या किसी भी इंडस्ट्रीज के विकास में प्लानिंग का क्या योगदान है, या किसी भी इंटरप्राइजेस को सफल बनाने में योजना का क्या महत्व है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग या नियोजन का महत्व, योजना का महत्व। तो नियोजन प्रत्येक व्यवसाय का एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो उसे पग पग पर मार्गदर्शन करके सफलता के शिखर पर ले जाता है। नियोजन के महत्व या लाभ को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। सबसे पहला, भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। मतलब जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें आने वाले भविष्य के अनसर्टेन कंडीशंस तथा जो भी चेंजेस हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो व्यवसाय को भविष्य में अनेक अनिश्चितताओं एवं परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। नियोजन इन सब का पूर्वानुमान करके इनका हल पहले से ही निर्धारित कर लेता है। भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। उत्पाद की भावी मांग, प्रतिस्पर्धा, लागत, सरकारी नीतियां आदि में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों व जोखिमों का पूर्व अनुमान लगाकर उसके अनुरूप योजना बनाकर इन जोखिमों एवं परिवर्तनों के प्रभावों को कम किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इन परिवर्तनों का लाभ भी उठाया जा सकता है। दूसरा है संगठन को प्रभावी बनाना। तो प्लानिंग के अंतर्गत हम अपने जो भी व्यवसाय, उद्योग या बिजनेस है उसके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऐसी कार्यविधि का चयन करें जो श्रेष्ठ है और जिस पर चलकर अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्ट या गोल हैं उनको हम प्राप्त आसानी से कर सकें। प्लानिंग में संपादित कार्य संयोग आधारित न होकर सोच विचार तथा व्यवस्थित तरीकों पर आधारित होते हैं। तीसरा है एकता एवं समन्वय स्थापित करना, यूनिटी एवं कोऑर्डिनेशन बनाना। तो उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। विपणन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस आदि क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित किए बिना लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन विभिन्न क्रियाओं में यूनिटी व कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का कार्य प्लानिंग ही करता है। प्लानिंग में यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी कार्य की पुनरावृत्ति ना हो तथा विभिन्न क्रियाओं या विभागों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। प्लानिंग समस्त व्यावसायिक क्रियाओं को एक निश्चित क्रम प्रदान करके उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। नेक्स्ट है मितव्ययिता। तो मितव्ययिता मतलब प्लानिंग के द्वारा जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनमें अनावश्यक दोहराव व दुरुपयोग को समाप्त करता है तथा उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाता है। परिणाम स्वरूप कार्य निष्पादन की लागत में कमी आ जाती है। यह व्यावसायिक अवयवों पर नियंत्रण लगाता है और कार्य का विलंब दूर करता है तथा शीघ्र निर्णय प्रस्तुत करता है। कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करना। तो प्लानिंग कर्मचारियों को जहां इस बात से अवगत कराता है कि आपके व्यवसाय, उद्योग, बिजनेस के क्या उद्देश्य हैं, वहीं उन्हें यह भी बताता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी क्या भूमिका है। इससे कर्मचारियों को न केवल सही दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वरन उनका ध्यान उद्देश्यों पर भी केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रकार प्लानिंग से उनमें कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करना तथा उन्हें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित भी करता है। प्रबंध के अन्य कार्यों के संपादन में योगदान। तो प्लानिंग मैनेजमेंट के अन्य कार्य हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन,
लीडरशिप एवं कंट्रोल करना को समुचित प्रकार से संचालित करने में भी योगदान देता है। प्लानिंग के अंतर्गत बनाए गए बजट द्वारा बिजनेस के कार्यों पर भी नियंत्रण करना संभव हो जाता है। प्लानिंग कर्मचारियों को दिशा निर्देश व नेतृत्व प्रेरणा भी प्रदान करता है। आत्मविश्वास एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि। तो एक अच्छी योजना संगठन के प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देती है, मान्यता देती है तथा कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराती है। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली लागू करने पर जोर देती है। इन सब के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के आत्मविश्वास एवं मोटिवेशन में भी वृद्धि होती है। साधनों का अधिकतम उपयोग संभव करना। तो नियोजन के अंतर्गत पास्ट के जो भी डाटा है व जो भी एक्सपीरियंस है उनका एनालाइज करके भविष्य संबंधी अनुमान लगाए जा सकते हैं। अतः प्रोडक्शन सेल्स आदि के अनुमान वास्तविकता के बहुत निकट रहते हैं, जिससे कि व्यापार के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो जाता है और व्यवसाय के लाभों में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा है शक्ति को बढ़ाना, शक्ति में वृद्धि करना। तो प्लानिंग के अंतर्गत एक और तो संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से उत्पादन की लागत में कमी हो ही जाती है तथा किस्म में सुधार भी हो जाता है। दूसरी ओर भावी प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगाकर मैनेजमेंट अपनी वस्तु में सुधार कर लेने में सक्षम हो जाता है। इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ जाती है और वह स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है निरंतर विकास एवं सुधार। तो नियोजन के अंतर्गत निश्चित स्टैंडर्ड की स्थापना करके कार्यों को उसी के अनुरूप कराने का प्रयास किया जाता है। परिणाम स्वरूप उपक्रम की कार्यप्रणाली में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार होता रहता है। अनावश्यक क्रियाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो प्लानिंग के उपरोक्त महत्व के अतिरिक्त ये राष्ट्र के आर्थिक विकास में मदद करता है, बिजनेस के वित्तीय लाभों में वृद्धि करता है, कार्य कुशलता बढ़ाता है, सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे जो महत्व हैं वो किसी भी प्लानिंग के किसी भी व्यवसाय के लिए यही है कि भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, संगठन को प्रभावी बनाना, एकता एवं समन्वय स्थापित करना, क्रियाओं में मितव्ययिता लाना, कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करना, प्रबंध के अन्य कार्यों के संपादन में योगदान प्रदान करना, कर्मचारियों के आत्मविश्वास एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि करना, उपक्रम के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव करना, उपक्रम की प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ाना, उपक्रम की कार्यप्रणाली में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार करना है। तो ये इंपॉर्टेंस था। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के चरण। तो प्लानिंग, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे विभिन्न चरण होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं या अलग अलग हम स्टेप्स में प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं इसके बारे में हम इस टॉपिक पे देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के चरण। तो योजना चाहे जिस आकार की हो, अर्थात छोटी या बड़ी, उसको तैयार करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। यह कदम एक निश्चित क्रम में हो तो नियोजन में सुविधा रहती है। इसे नियोजन प्रक्रिया या प्लानिंग प्रोसेस भी कहते हैं या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। तो नियोजन प्रक्रिया के जो प्रमुख क्रम या अवस्थाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन की आवश्यकता को समझना। दूसरा, उद्देश्यों का नियोजन की आवश्यकता को समझना। सर्वप्रथम आवश्यक है कि प्रबंधक नियोजन की आवश्यकता या महत्व को समझे। यदि इसके महत्व को समझे बिना इसे दैनिक कार्य चर्चा के रूप में तैयार किया जाएगा तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इसकी सफलता पर भी संदेह रहेगा, परिणाम स्वरूप इस पर लगाई जाने वाली लागत व्यर्थ हो जाएगी। दूसरा है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। तो नियोजन की महत्ता समझने के उपरांत इस दिशा में प्रथम चरण उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना है। यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। योजना की सफलता की बड़ी सीमा तक उद्देश्य स्थापित करने पर निर्भर करती है। उद्देश्य निर्धारित करते समय प्रमुख उद्देश्य तथा सहायक उद्देश्यों पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के पास समुचित साधन होना भी आवश्यक है।
दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्राप्त कर सकना व्यवहारिक हो। यदि ऐसे उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाएं जिन्हें पूरा करने की सामर्थ्य ना हो तो भी वह व्यर्थ हो जाता है। तीसरा है नियोजन के आवश्यक आधारों का निर्धारण करना। तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना की तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए उचित आधार निश्चित एवं एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इन आधारों को पूर्वानुमान भी कहा जाता है और ये पूर्वानुमान भविष्य संबंधी स्थितियों के बारे में होते हैं। इनका सही अनुमान लगाना नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक गतिविधियों का निर्धारण करना। तो योजना के आधारों को निश्चित करने के उपरांत यह पता लगाना आवश्यक होता है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति किन किन विधियों से की जा सकती है। व्यवहार में हम पाते हैं कि किसी कार्य को हम विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, अतः निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पता लगाना होगा कि इन्हें किन किन विधियों से प्राप्त करना संभव है। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी वैकल्पिक कार्यविधियों का पता लगाने के उपरांत इन सभी का सापेक्षिक मूल्यांकन करना। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चुनाव करना और संस्था के सभी संसाधनों को ध्यान में रखकर विस्तृत योजना का निर्माण करना। तो ये जो विस्तृत योजनाएं हैं, विस्तृत योजना तैयार करना नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, परंतु इसमें कुछ अन्य कार्य भी शामिल करना उपयुक्त रहता है, जैसे प्रत्येक क्रिया हेतु समय का निर्धारण करना, प्रबंधकों व कर्मचारियों में सद्भाव या टीम भावना का विकास करना, लोचता बनाए रखना इत्यादि। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसी भी प्लानिंग के मुख्य चरण होते हैं, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग होते हैं। और यदि हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे किसी उद्देश्य किसी लक्ष्य को निर्धारित करके, तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? लघु उद्योग क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योग जो है वो 1988 की औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल एक्ट में लघु उद्योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि लघु उद्योग वह उद्योग है जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों एवं मशीनों पर 1 करोड़ रुपए या इससे कम राशि का विनियोग हो। निर्यात इकाई की यह सीमा 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। समय अनुसार इन्वेस्टमेंट राशि की सीमा में बढ़ोतरी संभव है। तो लघु उद्योग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला तो आपने समझ लिया कि लघु उद्योग क्या है। तो लघु उद्योग को 1988 में इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग यदि डिफाइन किया जाए तो लघु उद्योग वह उद्योग है जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों मशीनों पर 1 करोड़ रुपए या इससे कम राशि का इन्वेस्टमेंट हो, निर्यात इकाई की यह सीमा 5 करोड़ रुपए तक हो और समय अनुसार इन्वेस्टमेंट राशि की सीमा में बढ़ोतरी संभव हो। यह लघु उद्योग कहलाता है। अब लघु उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो लघु उद्योग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो उनमें है, सबसे पहला इनमें कम पूंजी इन्वेस्टमेंट एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है। दूसरा, इनमें श्रम की प्रधानता रहती है। तीसरा, इन उद्योगों का उत्पादन और व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है। चौथा, लघु उद्योग स्वरोजगार का महत्वपूर्ण साधन है। इसी कारण हमारे देश में सरकार लघु उद्योगों को संरक्षण दे रही है। पांचवा, इन उद्योगों की स्थापना एवं संचालन में अपेक्षाकृत कम वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। छठवां, लघु उद्योग प्राय एकाकी व्यवसाय व सरकारी समिति के रूप में स्थापित किए जाते हैं। सातवां, लघु उद्योगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इसके विकास हेतु सरकार विभिन्न सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्रदान करती है। और आठवां जो है, लघु स्तरीय उपक्रमों के प्रबंध हेतु विशेष कौशल अथवा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सारी चीजें थी ये किसी भी लघु उद्योग की विशेषताएं थी। अब किसी भी लघु उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारक या फैक्टर हैं जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योग को प्रभावित करते हैं या उनके विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी लघु स्तरीय या लघु उद्योगों का विकास निम्नलिखित कारकों पर
निर्भर करता है। पहला, भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही की समाप्ति, इरिडिक्शन ऑफ करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी। तो भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही की समाप्ति करके लघु स्तरीय उद्योगों का विकास तेज किया जा सकता है, क्योंकि तब उद्यमी बिना झिझक व डर के उद्योगों को स्थापित करने हेतु आगे आएंगे। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार। तो प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार करके लघु उद्योगों की तकनीकी व संचालन की जानकारियां अधिक से अधिक युवाओं को प्रदान करने से लघु व सहायक उद्योगों का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षा नीति में परिवर्तन करके, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। तो कागजी शिक्षा नीति के स्थान पर रोजगार उन्मुख शिक्षा नीति बनाकर युवकों को लघु व सहायक उद्योगों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शक्ति साधनों में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट इन पावर सोर्सेज। शक्ति के साधनों में बढ़ोतरी करके लघु व सहायक उद्योगों का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। पांचवा, तालाबंदी व हड़तालों पर रोक लगाकर, बैन ऑन लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक्स। तो लघु तथा सहायक उद्योगों में कुछ समय के लिए तालाबंदी व हड़ताल पर रोक लगाकर लघु तथा सहायक उद्योगों का तीव्र विकास किया जा सकता है। नई तकनीक के प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू न्यू टेक्निक्स। तो उद्यमियों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के उपाय अपनाकर लघु तथा सहायक उद्योगों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों को पर्याप्त कच्चे माल की या रॉ मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करके लघु तथा सहायक उद्योगों का विकास तेजी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, विपणन सुविधाओं का विस्तार। तो लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों में उत्पादित माल के विपणन हेतु पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार करके लघु तथा सहायक उद्योगों का तीव्र विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, रेल लाइनें, बिजली, पानी, डाक, तार, टेलीफोन आदि आधारभूत संरचना का विकास करके उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों के लिए उत्पादन का आरक्षण। तो लघु उद्योगों के लिए मात्र 100 या 200 वस्तुएं आरक्षित करने के स्थान पर 1000 या 500 वस्तुओं का आरक्षण होना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात उन वस्तुओं का निर्माण करने की अनुमति मध्यम या बड़े उद्योगों को नहीं दी जानी चाहिए, तब उन्हें मध्यम या बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है फाइनेंस फैसिलिटी, वित्त की व्यवस्था। तो लघु तथा सहायक उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने से लघु तथा सहायक उद्योगों के विकास में तीव्रता आ सकती है। तो ये जो थे फैक्टर्स थे जो किसी भी उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर हम इनका पालन करेंगे तो लघु उद्योगों का तीव्रता से विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो योजना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन क्या है? लघु उद्योगों के नियोजन के विभिन्न चरण। तो लघु उद्योग नियोजन के जो विभिन्न चरण हैं, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ जो प्लानिंग है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, वो निम्नलिखित हैं। उनमें है सबसे पहला औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधि का चयन। तो उद्यमी के लिए सर्वप्रथम समस्या होती है अपने लिए उपयुक्त इकाई का चयन करना। अतः नियोजन का प्रथम चरण है उद्यमी व्यवसाय सुनिश्चित करे कि वो कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, उसको कौन सा व्यवसाय सुटेबल है। दूसरा बाजार संभावनाएं ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण करना, मतलब मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए सर्वे करना। तो यह आवश्यक है कि उद्यमी द्वारा चयनित उत्पाद और व्यवसाय का बाजार जानने के लिए सर्वेक्षण करें। तीसरा है इकाई की संक्षिप्त योजना, जो भी यूनिट है उसका ब्रीफ प्लानिंग। तो बाजार सर्वेक्षण द्वारा एकत्र जानकारी का विश्लेषण तथा इकाई के अंतिम रूप में चयन के बाद इसके विभिन्न पहलुओं को प्राप्त प्रपत्र में संकलित करना। नेक्स्ट है इकाई के लिए उपयुक्त स्थापना स्थल का निर्णय लेना। जहां भी आप अपना व्यवसाय लगाना चाहते हो उसके लिए उपयुक्त स्थल का निर्णय लेना कि हमें कहां पे अपने व्यवसाय की स्थापना करनी है।
तो विभिन्न स्थापना स्थलों के गुण दोषों उपलब्धता अपनी पसंद तथा अन्य पहलुओं पर सोच विचार करने के उपरांत स्थल विशेष पर निर्णय लेना। नेक्स्ट है इकाई का प्रस्तावित पंजीयन। तो इकाई का प्रस्तावित पंजीयन अनिवार्य नहीं है, परंतु यह उद्यमियों के हित में होता है। नेक्स्ट है भूमि आवंटित करना। तो उद्यमी यह दर्शाए कि उसकी इकाई के लिए किस प्लॉट क्रमांक में स्थापित होगी, ये बताना। नेक्स्ट है भवन या कार्य शेड से संबंधित नक्शा या एस्टिमेट तैयार करवाना। तो भूमि की व्यवस्था हो जाने के बाद उद्यमी द्वारा उस पर बनाए जाने वाले भवन या कार्य शेड का नक्शा तथा एस्टिमेट यह जानने हेतु बनाया जाता है कि भवन या कार्य शेड के निर्माण में क्या लागत आएगी। नेक्स्ट है विद्युत एवं पानी की व्यवस्था हेतु सहमति प्राप्त करना। तो सभी इकाइयों के संचालन के लिए विद्युत एवं पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी तथा उपकरणों से संबंधित कोटेशन प्राप्त करना। तो नेक्स्ट इकाई का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना। नेक्स्ट विभिन्न नियमकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस प्राप्त करना। नेक्स्ट ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट ऋण स्वीकृति प्राप्त करना और मार्जिन मनी हेतु व्यवस्था और स्वीकृति प्राप्त करना। मशीनरी हेतु ऑर्डर प्लेस करना। विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना। मशीनों की स्थापना, जनशक्ति का चुनाव एवं कच्चे माल की व्यवस्था करना। इकाई का ट्रायल रन लेना। वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ करना। इकाई का स्थायी पंजीयन करवाना। इकाई को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैंने जो 11 पॉइंट्स आपको बताएं, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब यदि आप कोई भी सूक्ष्म उद्योग लगाने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप अपने लघु उद्योग को लगाना है, उसके क्या अलग अलग स्टेप्स हैं, हम इसको किस तरह फॉलो करके अपने लघु उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। तो ये थे आज की क्लास के लिए, यहीं तक है। यदि आपको आज के क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप गूगल मीट में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।